हेलो हेलो। बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बगैर तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इसी मैसेज के साथ हम आपका स्वागत करते हैं रेडियो उड़ान के उसी पसंदीदा शो में जिसका नाम है एक मुलाकात। और जो 4 लाइन से मैंने आपका स्वागत किया था, ये 4 लाइन उस पर्सनैलिटी को बिल्कुल मैच करती है जो आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। और उनका भी यही मानना है कि कोशिश किए बिना तो नौका पार नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे साथ स्टूडियो में पर्सनैलिटी मौजूद है, उनका नाम है नफीसा परवेज बुहारी वाला। वैसे तो बेसिकली ये गुजरात से बिलोंग करती है, लेकिन बचपन से ही नफीसा मैम अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहती है। और दोस्तों नफीसा मैम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक टेलीफोन को ऑपरेटर से शुरू की थी, आज वो मुंबई के सेंट्रल बैंक के ब्रांच की चीफ मैनेजर है। मैम सबसे पहले तो रेडियो रन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैम हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, आपकी स्कूलिंग लाइफ की, कैसे आपने गुजारी अपनी स्कूलिंग लाइफ। लेकिन मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमें बताइए अपने अचीवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं भी रेडियो उड़ान की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ लोगों को बताऊं या अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। आपने जैसे मेरे बायोडेटा में पढ़ा होगा, मैं जन्म से ही विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और हालांकि जन्म से काफ़ी अच्छी साइट थी, अबाउट 40 to 50% विजन था और मैं एक नॉर्मल साइटेड स्कूल में पढ़ी। धीरे धीरे विजन कम होती गई और अभी आई एम लेफ्ट विथ ओनली अबाउट 2 to 3%। एक लेफ्ट आई इज ऑलमोस्ट 0 और राइट आई में थोड़ा बहुत है। सो इट्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और सभी को मालूम है कि वो इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। सो अभी काफ़ी कुछ कम हो गया जी। अचीवमेंट्स के बारे में मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आई हैव बीन वेरी लकी विथ पीपल। गॉड हैज ब्लेस्ड मी विथ वेरी गुड पीपल अराउंड मी। इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। आई थिंक मैं जब 4 महीने की थी तभी मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि इसको देखने में कुछ तकलीफ है, क्योंकि मैं टॉयज की और अट्रैक्ट नहीं होती थी। मैं लाइट को ही देखती रहती थी और जो बच्चा आंख मिलाता है, आंख से आंख मिलाता है, वो मैं नहीं करती थी। तो वो लोग हम तभी मेरी नेटिव प्लेस कपड़वंज
में थे और वो लोग मुझे बम्बई लाए, बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया। सभी का एक ही ओपिनियन था कि इसको दिखाई तो देगा लेकिन प्रॉब्लम तो है, पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा और ये हमें तभी पता चलेगा जब वो बड़ी होके हमें बताएगी उसको कितना दिखता है। अच्छा। तो ऐसे करके ये एस्टेब्लिश हुआ कि मुझे आरपी है, एक्चुअली आरपी भी नहीं, फिर आगे जाके मालूम पड़ा कि वो एलसीए है, लीबर्स कंजेनिटल एमरोसिस, और शायद इसीलिए मेरी अभी भी थोड़ी आई साइट बची हुई है, विजन बचा है। अच्छा। तो ऐसे करके मैंने स्कूलिंग शुरू की, लेकिन एज आई टोल्ड यू आई हैव वंडरफुल पीपल, फैमिली तो सपोर्टिव थी ही एंड दे ऑल वर वेरी अफेक्शनेट एंड लविंग टुवर्ड्स मी। पर स्कूल में भी मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड्स मिली, टीचर्स मिले जो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे पूरा ऐसे बेंच पे ज्योमेट्री के फिगर्स और अलजेब्रा के सम्स लिख के जैसे टीचर बताती थी वो मुझे पॉइंट आउट करते थे, क्योंकि मुझे ब्लैक बोर्ड कभी भी दिखाई नहीं दी और हमेशा मुझे एक विंडो के नज़दीक बैठना पड़ता था। तो मेरी एक फ्रेंड बैठती थी, बिकॉज अगर वो मेरे बाजू में बैठेगी तो वो और कुछ नहीं कर पाएगी, मिसचिफ नहीं कर पाएगी किसी से साथ। तो वो लोग ऐसे मुझे नोट्स डिक्टेट करते थे, मैं लिखती थी। ऐसे करके पढ़ाई तो कंप्लीट हुई, स्कूलिंग कंप्लीट हुआ। फिर मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में गई एंड वहाँ भी बहुत सपोर्ट मिला। वहाँ उनकी सोशल सर्विस लीग है जो ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड या कोई भी डिसेबल्ड हो उनका बहुत सारा ख्याल रखते हैं, रीडर्स सप्लाई करते हैं, फिर एग्जाम्स के लिए राइटर्स देते थे, यूनिवर्सिटी के साथ नेगोशिएट करते थे कि परमिशन लेना या कुछ भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है सब वो लोग करते थे। तो इस तरह से मेरी बीए तक की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में जब भी एग्ज़ाम्स का टाइम था और मैं एक बार ऐसे ही कॉरिडोर में थी तो मुझे मेरे प्रिंसिपल दिखाई दिए। उन्होंने मुझे देखा रादर और बोलते, चाइल्ड व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाई आरंट यू इन द लाइब्रेरी? सो आई सेड, फादर मैं तो लाइब्रेरी में नहीं जाके पढ़ सकती क्योंकि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है और मैं टेप रिकॉर्डर के साथ पढ़ाई करती हूँ, तो अगर मैं लाइब्रेरी में टेप रिकॉर्डर चलाऊंगी तो सभी को डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं कभी भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला, ओ इज दैट सो? तो बोले नहीं, कल से मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में शिफ्ट हो जाता हूँ और मेरा जो रूम है वो 2 महीने के लिए आपका है। यू कैन सिट विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन स्टडी देयर एंड दैट रूम विल बी योर्स। सो ऐसे सपोर्ट मिलने से माई डिफिकल्टीज बिकेम, मैं एटलीस्ट झेल पाई सब कुछ और कर पाई। ऐसे करके बीए किया। फिर मेरा बहुत एम्बिशन था कि मैं आगे पढूं और मुझे एमबीए करना था, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी। वेल दोज वर नॉट द डेज ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट और काफ़ी सारा मैनुअल था, फाइल्स देखनी पड़ेगी ये वो। तो मुझे सभी ने ऐसे, स्पेशली जो एनजीओ एनएबी या मैं कहीं पर भी गई, लोग भी कंजर्वेटिव थे, इतना डिसेबिलिटी का इतना अवेयरनेस नहीं था और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, दोनों चीज़ थी। तो उन्होंने बोला कि अगर बीए करके आपको टेलीफोन ऑपरेटर करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, अगर आप एमबीए करेगी और आपको जॉब नहीं मिलेगा तो यू विल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, और आप कंपनी की एक मैनेजर बन के फाइल्स कैसे देखेंगी, डिसीजंस कैसे लेंगी। और पेरेंट्स ने भी बोला कि कहीं से तो शुरुआत करनी है, यही सही, एटलीस्ट स्टार्ट योर लाइफ, बाद में आगे देखा जाएगा। तो of course I was a little depressed, but फिर मैंने भी अपना मन ये किया कि ठीक है, अगर करना ही है तो यही सही। सो शुरुआत की और बीए के बाद मैंने सेक्रेटरियल कोर्स किया टेलीफोन ऑपरेटर और रिसेप्शनिस्ट का, और एनएबी ने ही मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब दिलवाया एज अ टेलीफोन ऑपरेटर। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं लिख तो लेती थी लेकिन मुझे पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो आई वॉज कंपेल्ड टू रिमेंबर नंबर्स। जो भी कोई नंबर मांगेगा मुझे याद रख के डायल करके देना पड़ता था।
यस, आई वॉज ब्लेस्ड विथ वेरी गुड मेमोरी, बट इस तरह से मेरी मेमोरी शायद और ज्यादा भी डेवलप हुई, तो वो एक फायदा हुआ। एंड मेरा लोगों से रैपो बढ़ने लगा, फ्रेंडशिप्स हुई, लोग मुझे जानने लगे। बट वो एक मन में खलता था कि आई जो मेरी पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आई कैन डू अ लिटिल मोर देन व्हाट आई एम राइट नाउ डूइंग, ऐसे मन में होते रहता था। You are not satisfied with your job. Yes, जो एक जॉब ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू एंजॉय, आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, वो सब था, लेकिन जो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो नहीं था। घर गए ऐसे नहीं लगता था कि हाँ मैंने कुछ किया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हमारी बैंकिंग की एग्जाम रहती है, एक एसोसिएशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, वो लोग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड सर्टिफाइड एसोसिएटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एग्जामिनेशन। सो वो मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि टेलीफोन ऑपरेटर में काफ़ी टाइम मिलता था, ऑल्टरनेट आवर्स मुझे फ्री मिलते थे, बिकॉज रूल था कि कंटिन्यूअसली यू कैन सिट ऑन द बोर्ड, तो ऑल्टरनेट आवर्स फ्री मिलने लगे, तो मैंने पढ़ाई शुरू की और फिर CAIIB पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया। फिर मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ होता है, ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम्स, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो ट्राई करूँगी, बिकॉज प्रमोशन एज पर सीनियरिटी is only you are only eligible if you worked as a clerk for 3 months. वो तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, मैं तो क्लरिकल में काम ही नहीं कर सकने वाली थी, तो मुझे लगा कि यही एक ब्रेक है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तभी भी मुझे सभी लोगों ने बोला कि व्हाई यू वांट द टेंशन, क्यों तुमको इतना ये करना है, टेलीफोन ऑपरेटर है, कोई टेंशन नहीं है। बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, सो आई डिसाइडेड। वहाँ भी मुझे मेरे कलीग्स का और मेरी फैमिली का बहुत सारा सपोर्ट मिला। मेरी नीस और मेरी फ्रेंड्स थी, वो मुझे पढ़ के सुनाती थी, सब मेरे कलीग्स मुझे बैंकिंग समझाते थे, बिकॉज मैंने टेलीफोन ऑपरेटर करके काम किया, इसलिए मुझे वाउचर क्या या पे इन स्लिप क्या वो कुछ भी मालूम नहीं था, प्रोसीजरल पार्ट, तो मेरे कलीग्स मुझे बैठ के समझाते थे। ऐसे करके मैंने ऑल इंडिया ऑफिसर्स एग्जाम्स दिया। अच्छा। उसके पहले मुझे मैनेजमेंट से परमिशन मांगनी पड़ी कि मुझे बाबा ये एग्जाम्स राइटर के साथ लिखने का परमिशन दे दीजिए। एज आई टोल्ड यू, वो ज़माना बहुत ही इट वाज नॉट रेडी फॉर द डिसेबल्ड, ऐसे कहा जाए तो, और लोगों को इतना पता भी नहीं था कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं। तो मैनेजमेंट ने तो 100 सवाल खड़े किए कि बाबा ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, आप एक राइटर के साथ नहीं लिख सकती, फिर आप ऑफिसर बन के काम कैसे करोगी, आप आउट ऑफ बॉम्बे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो मैं एग्जाम देने जा रही थी उसका एक प्री कंडीशन होता है कि आपको एटलीस्ट 2 साल आपका प्लेस ऑफ डोमिसाइल छोड़ के कहीं भी इंडिया में वो लोग पोस्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ काम करना होता है। तो आप बम्बई छोड़ के बाहर जाएगी क्या, आप काम कर पाएगी क्या? तो मैंने उनको एक ही बताया कि ये सब बातें बाद में वी विल डिसाइड और वी विल लुक एट, फिलहाल तो मुझे खाली परमिशन दीजिए कि मैं राइटर के साथ एग्जाम लिखूं, क्या मालूम मैं पास ही नहीं करूं। अच्छा, you are also not confident. Yeah, it is supposed to be a very difficult exams and not many people clear this at the first attempt. So, और मैंने बोला कि अगर पास हो गए तो फिर सोचेंगे कि अभी मैं ऑफिसर बन के क्या काम करूंगी या बम्बई से बाहर जाना है कि नहीं जाना है। तो बहुत सारा they were not really prepared और मुझे बहुत सारा कन्विंसिंग और कजोलिंग करना पड़ा। और मुझे थोड़ा टाइम, जैसे यूनिवर्सिटी का रूल है तो मुझे 3 घंटे में आधा घंटा मिलता है, तो 1.5 घंटे में मुझे 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दीजिए। अच्छा। फिर उन लोगों ने बहुत सारा सोच विचार किया और उन्होंने सब कंडीशंस रखे, तो मैं बोली ऑल विदाउट इवन हियरिंग द कंडीशंस, आई सेड मुझे सब कंडीशंस मंजूर है, आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगी, खाली मुझे परमिशन दे दीजिए।
उसमें कंडीशंस में था कि हम राइटर चूज करेंगे, आप राइटर को आधे घंटे से पहले मिलेगी नहीं, फिर आपके सामने 3 इन्विजिलेटर्स होंगे। मैं बोली सब एवरीथिंग इज ओके, नो इश्यूज, आप राइटर बुलवाइए, खाली उसको इंग्लिश पढ़ने को आना चाहिए, दैट इज ऑल। फिर उन्होंने परमिशन दिया एंड 6000 कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया अपीयर्ड। 6000 लोग ने एग्जाम्स दी, उसमें से 570 लोग पास हुए और मेरा रैंक था 28 जी। सो तभी मैनेजमेंट को थोड़ा लगा कि कुछ तो है, शी इज वर्थ गिविंग अ चांस। जी, finally you prove yourself. Yeah, finally I proved, and that's what I like to tell people कि हमको अच्छा लगे नहीं लगे, अभी भी आज की डेट में भी हमको अपने आप को बार बार प्रूव करना ही पड़ता है। लोगों के मन में अभी भी इतने सारे डाउट्स है कि उनको यही लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बट we don't have to lose our cool and we have to prove ourselves. It's unfortunate. So फिर मेरे इंटरव्यू में उन लोगों ने मुझे पूछा कि आप बम्बई से बाहर जाएगी क्या, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि तुम एग्जाम्स तो दे रही हो, लेकिन तुम बोलोगी कि मैं बम्बई से बाहर जाके काम करूं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर ये मत बोलना कि मैंने इतना मेहनत करके एग्जाम्स दिया और अभी पास हो गई और अभी आप मुझे जाने नहीं देते। ये सोच के ही चलो आप कि बम्बई से बाहर जाना पड़ेगा तो हम नहीं अलाउ करेंगे। तो वो तो तय था एकदम। और दूसरा क्या है, सी व्हेन आई गेव द एग्जाम्स, मैं भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखा था कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऑफिसर बन के काम नहीं कर पाऊँ। तो वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको जाके बोलना पड़ेगा कि मैं टेलीफोन ऑपरेटर वापस बनना चाहती हूँ। आई विल टेक अ डिमोशन, आई विल टेक अ रिवर्सल, तभी मुझे वो चुभना नहीं चाहिए। सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर नहीं कुछ हुआ तो आई विल स्टे वेयर आई एम, और ठीक है एक ट्राई दिया, नहीं हुआ, नो इश्यूज। सो अगर हम मेंटली वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं तो you get that push and you can go ahead. जी। तो फिर इंटरव्यू में उन्होंने पूछा तो मैं बोली बम्बई से बाहर तो मैं जा ही नहीं सकती, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड माय पेरेंट्स, और बम्बई से मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आप अगर मुझे यहीं पे प्रमोशन दे सकते हैं तो ठीक है, तो आप क्या काम करेगी? मैं बोली मेरे इसमें तो बहुत सारा है, मैं PRO का काम कर सकती हूँ, या तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकती हूँ। अच्छा। अभी जब भी मुझे ये लोग मेरे कलीग्स जब भी मुझे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे, तभी मैं फॉरेन बिल्स डिपार्टमेंट में ही थी, टेलीफोन ऑपरेटर। तो उन्होंने मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनको कन्विंस किया था कि अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इसको हम यहीं पे रखेंगे, और सिंस हम सब उसको अच्छी तरह से जानते हैं, वी विल बी एबल टू सपोर्ट हर मोर। तो जब भी फिर इंटरव्यू में वो लोग ने मुझे पास तो किया, और वो लोग ने डिसाइड किया कि हम उसको बम्बई में ही रखेंगे। तो एक लेटर गया मेरे डिपार्टमेंट से कि यू मे प्लीज post her in this department only, we will utilize her services in the best possible way. बहुत सपोर्टिव। तो फिर मुझे वहीं पर पोस्टिंग दी गई, और मेरे चीफ मैनेजर ने बोला कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का टेबल है, वो आप जाके संभालो, मैं आपको बोलता हूँ आप कर पाएगी, एंड डोंट वरी, आई एम देयर। इतना खाली करेंगे नहीं करेंगे वो दूर की बात है, लेकिन इतना कोई बोले तो भी बहुत हो गया, तो इस तरह से आई स्टार्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज। और फिर ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, मेरे डीलिंग रूम वाले लोग थे, मैं तो डीलिंग रूम में तो नहीं बैठ पाती थी, लेकिन डीलिंग रूम के साथ डील करती थी, तो वो लोग भी बहुत सपोर्टिव थे। कभी मिस्टेक भी हुआ, डॉलर्स के बदले पाउंड बेचा, या तो खरीदने के बदले बेच दिया, ऐसे सब मिस्टेक्स शुरुआत में तो बिकॉज you are jumping from teleoperating to foreign exchange is a very complicated subject. It's a very vast and बहुत ही उलझा हुआ सब्जेक्ट है। तो लेकिन
सब लोग बहुत सपोर्टिव थे और धीरे धीरे उन्होंने भी मुझे बहुत सारा सिखाया, मेरे कलीग्स ने, फिर डीलिंग रूम वालों ने। सैटरडे वो लोग मुझे फ़ोन पे बहुत सारा समझाते थे, फिर बताते थे ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। तो धीरे धीरे ऐसे पढ़ाई करके और उनका सपोर्ट से आई फाइन ट्यून्ड माई नॉलेज इन फॉरेन एक्सचेंज। और ये एक प्रमोशन मिलने के बाद एवरीथिंग वाज ऑन अ सिल्वर प्लेटर, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। 99 में मैंने सेकंड प्रमोशन लिया, तभी भी मुझे राइटर का परमिशन दिया गया। तभी क्या हुआ कि मैं मेरे जीएम एचआर को मिलने गई और मैंने उनको बोला कि मैं सक्सेसफुल तो हुई हूँ, लेकिन मुझे आप बम्बई में, और सेम मेरी कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रांच, तभी मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रांच में थी, मुंबई मेन ऑफिस से मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रांच में आई, विच वाज अ ब्रांच विच यूज्ड टू डील विद कॉर्पोरेट्स, बिग कॉर्पोरेट्स। सो मैं बोली कि आप मुझे वही रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं वो तो प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको साउथ बॉम्बे में ज़रूर रखूँगा, जो आपके रेसिडेंस के नज़दीक है। मैं बोली ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट के लिए, 15-20 दिन, बट आई विल मैनेज। ऐसे करके मेरा उनसे मुलाकात हुई थी। जब भी उनके पास सोशल मिनिस्ट्री के पेपर्स गए तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया कि वी हैव टू नॉमिनेट दिस लेडी फॉर दिस पर्टिकुलर नेशनल अवार्ड। तो बैंक ने मुझे मोस्ट एफिशिएंट डिसेबल्ड एम्प्लॉय की अवार्ड के लिए, जो सोशल मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड जस्टिस एंड वेलफेयर देती है, उसके लिए नॉमिनेट किया। और ऑफ कोर्स आई गॉट सिलेक्टेड और मुझे दिसंबर 99 में मोस्ट एफिशिएंट डिसेबल्ड एम्प्लॉय का अवार्ड मिला। जब भी मैं अवार्ड लेके मेरे जनरल मैनेजर एचआर के पास गई, जिन्होंने मुझे बताया था कि मैं सेम ब्रांच में नहीं रखूँगा, तो मैं गई अवार्ड लेके, तो बोले कि व्हेन आई सॉ द पेपर्स आई न्यू whom I wanted to nominate, and when I signed the papers I knew you are getting the award। तो इतने खुश हो गए वो कि पूछिए मत। और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं कहीं भी रखूंगा आपको, लेकिन उन्होंने रखा मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रांच में ही। और फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई। पहले मैं खाली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करती थी, अभी रेडी और फॉरवर्ड दोनों करने लगी, बाय एंड सेल करेंसीज। फिर ये आर रिटर्न्स, जो मैंने एक स्टेटमेंट होता है जो आरबीआई को भेजना रहता है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सेल्स एंड परचेजेस ऑफ फॉरेन करेंसीज ऑफ द ब्रांच। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। धीरे धीरे जैसे पोस्ट बढ़ी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी। फिर 2005 में आई got another promotion and I got promoted from manager to senior manager। तभी मैंने भी सोचा कि अभी फॉरेन एक्सचेंज बहुत हो गया, ऑपरेशंस भी बहुत हो गया, और क्या हुआ कि मार्केट्स बहुत ऊपर नीचे होने लगी, बहुत वॉलेटाइल हो गई और रिस्क बढ़ते गया। और फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, आप एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो इट इज अ ह्यूज प्रॉफिट और अ ह्यूज लॉस। तो थोड़ा मुझे भी डर लगने लगा कि अभी मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हो गई, बहुत ऊपर नीचे हो रही, कभी गॉड फॉरबिड कभी कुछ हो गया। अभी तक तो मैं सेफली निकल गई, लेकिन आगे कुछ हो गया तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो मैंने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे मैन पावर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग उसका डिपार्टमेंट दिया। वेल, it is said that once a forex person always a forex person। जिसने फॉरेन एक्सचेंज में काम किया उसको कहीं और जमता ही नहीं है जी। तो थोड़े अबाउट 1.5 साल तो मैंने किया काम वहाँ पर, बट फाइनली आई लैंडेड बैक अगेन इन इंटरनेशनल डिवीजन विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, तो वहाँ मैं काम करने लगी। फिर वहाँ भी 2 साल के बाद उन्होंने मुझे वापस मुंबई मेन ऑफिस फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में भेजा कि आप कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, तो आप थोड़ा वहाँ जाइए। लेकिन अभी क्या हुआ कि मैं सीनियर मैनेजर थी, मुझे ऑपरेशंस नहीं करना पड़ता था, मेरा सुपरवाइजरी रोल हो गया। लोगों को हेल्प करना, कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनना, उनको एडवाइस करना, फिर
स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है या उनका कोई डाउट है तो वो क्लैरिफाई करना। और अभी ये हो गया कि बैंक्स गई CBS पे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पे, पूरा कंप्यूटराइज हो गया। और बिकॉज ऑल दिस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पैकेजेस, वो लोग दे आर नॉट फुल्ली एक्सेसिबल। बैंक ने भी मुझे नहीं दिया और मैंने भी लेना नहीं चाहा कि मैं ऑपरेशंस कुछ भी ऑथराइज करूं या कुछ करूं, बिकॉज वो दोनों के लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं और बैंक के लिए भी नहीं। कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या है ना कि फुल्ली एक्सेसिबल है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो एनीवन कैन प्ले एनी ट्रिक विथ यू एंड नॉट ओनली यू बट द बैंक कैन कम इनटू ट्रबल। सो जब तक फुल्ली एक्सेसिबल नहीं होता है, कोर बैंकिंग से दूर रहना ही अच्छा है। हालांकि कुछ काम है जो हम कोर बैंकिंग में भी कर सकते हैं विच आर नॉट फाइनेंस रिलेटेड। जब भी मैंने पहला प्रमोशन भी लिया था तभी मैंने बैंक को 2 चीज़ बोली थी कि आप मुझे प्रमोशन दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन 2 चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी सब मैनुअल था। वन इज हैंडलिंग कैश, आप मुझे पैसा हैंडल करने को मत बोलिए, और मैं वाउचर्स नहीं साइन करूंगी। बिकॉज अगर मैं वाउचर साइन करती हूँ तो कल कोई भी वाउचर सामने लाके रखेगा और मुझे साइन करना पड़ेगा, एंड they can cheat the bank, they can cheat me also and cheat the bank also, which I never wanted. So I said ये 2 बात मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैं आज, since I'm talking to public at large, I would like to tell them, all the bankers at least, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां तक नहीं करो वो अच्छा है। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे रहिए, पॉलिसी साइड पे रहिए, यू कैन हैव पॉलिसी डिसीजंस और यू कैन डू सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये सब ठीक है। और क्रेडिट में भी आप काम कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी कर सकते हैं, बट बहुत संभाल के काम करना है, because these are all very risky areas. तो मैम बिना टेक्नोलॉजी यूज़ किए आप कैसे वर्क कर रही थी अब तक? मीन्स आप कह रही हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में थी, तो वहाँ तो काफ़ी नंबर्स, करेंसीज के काफ़ी कुछ आपको याद रखने पड़ते होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर में लिख लें, जब काम पड़ो तब दोबारा नोटपैड या वर्डपैड खोल के देख लें। यहाँ पर आप कैसे मैनेज करती थी बिना कंप्यूटर यूज़ किए, बिना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ किए? वेल, अभी मैं टेक्नोलॉजी यूज करती हूँ, लेकिन जब तक से 99 या 2000, 2003-4 तक काफी कुछ मैनुअल था। बैंक्स तो कंप्यूटराइज हुई अबाउट 7 या 8 में, 2007-8 में, तभी तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चली गई थी। और एक क्या था कि मैनुअल था, और मैं मैनेजमेंट को बोलती थी कि मुझे एक अच्छा असिस्टेंट दीजिए, जो कॉन्शियस वर्कर है, जो सिंसियर है, और जो अच्छी, मेरा काफ़ी सारा डिपेंडेंस था मेरे क्लर्क के ऊपर। और दूसरा क्या था कि as I told you, I am blessed with good memory and to some extent I developed it also. So मुझे बहुत सारी चीज़ें याद रहती थी। जब भी मैं ऑपरेशंस में काम करती थी, मैं बहुत सारा याद रखती थी, और उसकी वजह से I can say I have scraped through without any mistakes. कभी मेरे से कोई गलती हुई नहीं, छोटी मोटी हुई भी तो वो संभली गई, पर मेजर कोई मिस्टेक हुआ नहीं। बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड मेमोरी, मुझे बहुत सारा याद रहता है। और पहले से, शुरू से, मैं छोटी थी तभी भी, अगर मेरे घर में किसी को फोन पे कोई नंबर दे रहा है और उनको पेपर पेन नहीं मिलेगा तो वो मुझे बोलेगा, अरे नफीसा प्लीज रिमेम्बर दिस नंबर। सो शुरू से ही वो नंबर की मेमोरी थी, और एज आई टोल्ड यू, एज अ टेलीफोन ऑपरेटर वो थोड़ी डेवलप भी हुई। तो ऐसे करके फिर बाद में जब भी पूरा कोर बैंकिंग पे गए बैंक्स, तभी मेरा मोर और लेस रोल वाज डिसाइडेड एज अ सुपरवाइजरी रोल। मेरा प्रमोशन हो गया तो फिर ऑपरेशंस करना जूनियर लोग करते हैं। ऑफ कोर्स
अगर इफ आई वर साइटेड आई वुड हैव टू ऑथराइज थिंग्स, बट वो मुझे बैंक ने भी बहुत सपोर्ट किया है, मैं ना नहीं बोल सकती। उन्होंने भी समझ के ये किया है कि भाई हाँ ठीक है, ये करती है काम, लेकिन सर्टेन थिंग्स शी विल नॉट बी एबल टू डू, उनको भी पता है। तो वैसे बहुत सारा सपोर्ट मिला मुझे बैंक से भी, और इस तरह से। और फिर अभी तो मैं इंटरनेशनल डिवीजन में फिर चीफ मैनेजर बनी, तभी भी मैंने फॉरेन बिल्स में ही काम किया, वही सुपरवाइजरी रोल था। कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा रेपो बना, और फिर उन्होंने मुझे वापस इंटरनेशनल डिवीजन में ट्रांसफ़र किया, और अभी मैं एनआरआई सेल को हेड कर रही हूँ। आई एम लुकिंग ऑफ आई एम ओवरलुकिंग दी ऑपरेशंस ऑफ दी एनआरआई सेल। और उसमें क्या है कि जो एनआरआई के अकाउंट्स खुलने हैं, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, ब्रांचेस को सर्कुलर्स इश्यू करना, उनको ई बुकलेट बनाना, वेबसाइट पे सब पूरा इंफॉर्मेशन डालना, बैंक के लिए भी और एनआरआईज के लिए भी। फिर एनआरआई कस्टमर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना ऑन ईमेल या फ़ोन, फिर इंटरेस्ट रेट्स तय करना, पॉलिसीज डिसाइड करना, बैंक कैसे एनआरआई का बिजनेस संभालेगी, बिजनेस बढ़ाना, एनआरआई बिजनेस बढ़ाना, वो सब मेरे परव्यू में आता है। एंड आई हैव अबाउट 3 or 4 people working under me, because we are again admin side of NRI banking. काम तो ब्रांचेस करती है, लेकिन हम ओवरऑल सुपरवाइज करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, सर्कुलर्स इश्यू करते हैं। जैसे मैंने कहा, वेबसाइट पे अगर किसी को चांस मिले तो सेंट्रल बैंक का वेबसाइट पे एनआरआई बैंकिंग देखेंगे तो वो पूरा मैंने बनाया हुआ है। अच्छा। और काफ़ी डिटेल्ड बनाया हुआ है। तो ये सब अभी ये सब काम, और अभी तो आई एम ऑलमोस्ट एट ट्वाइलाइट ऑफ माय करियर। नेक्स्ट मंथ आई विल बी सुपर एन्यूएटिंग। तो लुकिंग बैक आई एम रियली सेटिस्फाइड कि मैंने जो कुछ किया, एंड एट द प्राइम ऑफ माई प्रोफेशन, जब भी मेरे एकदम परवान चढ़ा था मेरा प्रोफेशन, तभी आई कुड डू व्हाट आई रियली एंजॉय डूइंग, दैट इज कॉर्पोरेट डीलिंग, व्हाट यू कॉल कॉर्पोरेट डीलिंग। ऑफ कोर्स मार्केट में एंटर नहीं होने मिला, बट ऑन बिहाफ ऑफ माई कस्टमर्स, एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के बिहाफ पे मैं फॉरेन करेंसीज बाय और सेल करती थी। एंड फॉरेन एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बोलूँ तो इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ बैंकिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वास्ट सब्जेक्ट है, रेगुलर रीडिंग करना पड़ता है, और बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द होल वर्ल्ड, और कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। एक दिन दूसरे दिन सरीका रहता ही नहीं है, हर दिन कुछ नया है। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर
दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूलें बदलता दौर मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मैं अपने लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी कि जिनको हमेशा शिकायत होती है कि बैंकिंग में काम नहीं मिलता ब्लाइंड को, तो अगर आपने आज नफीसा मैम की बातें सुनी होगी तो एक बात आपको जरूर पता लगती है कि अगर आपको पता है कि आप किस फील्ड में काम कर सकते हो तो आप बिल्कुल आराम से उस फील्ड में काम कर सकते हो, भले ही आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़े लोगों को मनाने के लिए या कन्विंस करने के लिए, बट यू कैन प्रूव योरसेल्फ। तो मैम ये तो सफर हुआ आपका एक टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर एक चीफ मैनेजर तक का जी, लेकिन मैं जानना चाह रही थी आपके अचीवमेंट्स क्योंकि मैंने सुना है कि काफी टीवीज में आपके इंटरव्यूज हुए थे, काफी नीलम गंगा जैसे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। यू गॉट एन अवार्ड बाय APJ अब्दुल कलाम ऑल्सो। तो मैम मैं चाहूंगी कि उन अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा आप हमारे लिसनर्स को बताइए थोड़ा डिटेल में। उससे पहले एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि बैंकिंग, सी व्हेन आई वाज फाइटिंग अलोन, और हम लोग सभी फाइट कर रहे थे, लेकिन सब अलग अलग फाइट कर रहे थे अपनी अपनी बैंक के साथ। लेकिन अभी तो बहुत सारा हुआ है, इंटरनेट है, हम एक्सेस इंडिया है, रेडियो उड़ान है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना है विवा, विजुअली इम्पेयर्ड बैंकर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। और हालांकि अभी वो इट्स इन इट्स इंसेप्शन स्टेज, लेकिन क्या है कि एक ये बनेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा जहां पर कॉमनली सब लोग मिल के अपने राइट्स और उसके लिए फाइट कर पाएंगे। सो ये विजुअली इम्पेयर्ड बैंकर्स का जो ग्रुप बना है विबीवा, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड सबको जो प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, मिलके जो काम कर सकेंगे, बैंक के साथ नेगोशिएट हो सकेगा, वो सब बहुत ही अच्छा होगा आगे। हमने हमारी इंडिविजुअल फाइट्स की, आई एम नॉट सेइंग आई वाज अलोन, मेरे साथ बहुत सारे थे, हरीश कोटियन, सुहास कर्णिक, सबने अपनी अपनी बैंक के साथ अपनी फाइट की। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आप लोग सब मिल के कर पाएंगे। सो जो भी विजुअली इम्पेयर्ड बैंकर्स आज मुझे सुन रहे हैं, आई वुड अपील टू देम दैट प्लीज बिकम मेंबर्स और साथ मिलके काम करिए। जी बिल्कुल। ओके, और अभी आप अचीवमेंट्स, वेल एक बात बताओ तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आई एम बेसिकली एन अपॉर्चुनिस्ट। बैंक में भी मैंने जो भी कुछ किया, इट वाज नेवर डिसाइडेड। व्हेनेवर अपॉर्चुनिटी सामने आई, आई ग्रैब्ड देम। वैसे ही जो मुझे अचीवमेंट्स मिले हैं, आई हैव नेवर वर्कड फॉर देम। किसी के थ्रू किसी को मालूम पड़ा और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। आप आज रेडियो उड़ान का भी ऐसा ही है। as you know, you approached me, I have not approached. हमेशा से ये रहा है कि जो भी टीवी इंटरव्यूज थे या पेपर इंटरव्यूज थे, एक पेपर इंटरव्यू तो ऐसा था कि एक लेडी जर्नलिस्ट मेरे साथ रोज ट्रेन में ट्रैवल करती थी, रोज, और वो मुझे देखती थी। और एक बार उसने मुझे बोला कि यू आर सो वेल ग्रूम्ड कि कोई बोलेगा नहीं कि आप जन्म से आपको ये प्रॉब्लम है। तो उसके ध्यान में आया और उसने बोला मुझे आपका इंटरव्यू करना है। ऐसे ही कोई यू नो वन समवन और द अदर। फिर मैंने ये नेशनल अवार्ड का तो बताया कि मेरी बैंक ने मुझे नॉमिनेट किया। नीलम कांगा, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू NAB एंड वर्किंग फॉर देम, और उनको भी पता चला कि व्हाट ऑल आई हैव डन।
तो मुझे नीलम कांगा अवार्ड दिया गया। AICB का जो सिल्वर जुबिली अवार्ड है, एक सर्कल सा बन जाता है अपना, तो उनको भी पता था और उन्होंने 2 लोगों को, पूरे इंडिया में से 2 लोगों को चुना। एक मैं थी और एक मिस्टर दिलीप लोयल का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कलकत्ता में, उनको चुना। तो इस तरह से एक बार मुझे 2 प्रेसिडेंट्स के हाथों से अवार्ड मिला। एक तो प्रेसिडेंट KR नारायणन, विच वॉज अ नेशनल अवार्ड, और एक ये AICB का सिल्वर जुबिली अवार्ड, which was given to me by Dr. APJ Abdul Kalam. So काफी सारा रहा है, एंड recognition भी मिला, publicity भी मिली, and it's a very proud moment that मुझे इतना सारा कुछ मिला है। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे talented लोग होंगे जिनको उभरने का चांस नहीं मिला है, लेकिन मैं बोलूंगी कि you have to keep doing your things. Fame, publicity, success will all follow. जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहना है आपका कि आप अपना काम करते रहिए, बाकी नेम, फेम और सक्सेस तो खुद ब खुद आपके पीछे आ ही जाएगी। बस आपको अपना काम करना है ईमानदारी से। वेल मैम, मैंने जब हॉबीज के बारे में पढ़ा आपकी, तो मुझे वो भी एक डिफरेंस ही लगी। तो मैं चाहूंगी कि अब जो आपकी हॉबी है, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं लोगों को म्यूजिक का शौक होता है, या फिर स्विमिंग का, गाने का, व्हाटएवर, खेलने का, लेकिन जो मैंने आपकी हॉबी पढ़ी वो थोड़ी सी यूनिक लगी। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी हॉबीज हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करिए। मैं एक हैम रेडियो ऑपरेटर हूँ। हैम रेडियो इज बेसिकली एक ऐसे ही नाम बना है, लेकिन एक्चुअल वर्ड इज एमेचर रेडियो। मतलब आप कमर्शियल रेडियो पे नहीं है, लेकिन आप एमेचर रेडियो ऑपरेटर है। और ये पहले आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। यू हैव टू लर्न रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड आपको मोर्स कोड आना चाहिए। मोर्स कोड मीन्स अभी तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन गुड ओल्ड डेज ऑफ टेलीग्राम्स, जहां मोर्स कोड वाज डिड डा डॉट्स एंड डैशेस, वो डॉट्स एंड डैशेस के कॉम्बिनेशन से पूरे अल्फाबेट्स बनाए गए हैं, और मैसेजेस वर ट्रांसमिटेड थ्रू दिस लैंग्वेज, मोर्स कोड। और क्या है मोर्स कोड? हमारी आवाज रेडियो फ्रीक्वेंसी पे शायद दूर तक ना पहुंचे, इफ यू डोंट हैव इनफ पावर और व्हाटएवर, पर मोर्स कोड जरूर पहुंचेंगी। तो दिस वी आर टॉकिंग ऑफ गुड ओल्ड डेज व्हेन देयर वाज नो सैटेलाइट, नो इंटरनेट, और शिप्स से ज्यादा सेलिंग वाज मेन थिंग। शिप्स से ज्यादा गुड्स या लोग ट्रैवल करते थे। तो कभी वो लोग कुछ फंस गए किधर भी, एवरीवन मस्ट बी नोइंग SOS मैसेज, सेव आवर सोल्स। सो वो लोग मोर्स कोड का बहुत यूज करते थे, बिकॉज उनके पास कोई और कम्युनिकेशन का ये नहीं है। वो लोग होप करते थे कि हम फंसे हुए हैं मिड स्ट्रीम, तो हमारा मोर्स कोड का मैसेज कम से कम कहीं ना कहीं रेडियो पे पहुंच जाए और हमको कोई बचाने आ जाए। तो मोर्स कोड पढ़ना पड़ता है, और फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की एक एग्जाम रहती है। अगर वो आप पास करेंगे तो आपको एक लाइसेंस दिया जाता है। दिस लाइसेंस परमिट्स यू टू ओन अ ट्रांसीवर, विच इज अ रेडियो विच इज नॉट ओनली अ रिसीवर। हमारे सब रेडियो सिर्फ रिसीवर होते हैं, लेकिन दिस रेडियो इज ऑल्सो अ ट्रांसमीटर, मीन्स आई कैन ट्रांसमिट, मैं अपनी आवाज बाहर भेज सकती हूँ। अच्छा, बेसिकली ये हॉबी है, और हम हैम रेडियो पे ऑपरेट करके वी ट्राई टू मेक फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली इट्स अ हॉबी। और कहते हैं कि आपको ये पिक्यूनियरी गेन्स के लिए नहीं यूज करना है, मतलब बिजनेस नहीं करना है, प्रॉफिट नहीं बनाना है, कोई भी कमर्शियल यूज नहीं करना है उसका, और हॉबी ही रखना है उसको।
तो ये आप घर बैठे भी ऑपरेट कर सकते हैं। घर बैठे यू कैन बाय अ ट्रांसीवर एंड यू कैन पुट अप एन एंटेना ऑन योर टेरेस, एंटेना लगा सकते हैं और घर बैठे ही आप ऑपरेट करेंगे। और दूसरा एक उसका पहलू है कि जब भी डिजास्टर स्ट्राइक्स और आपकी इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है या आपका सैटेलाइट का कम्युनिकेशन टूट जाता है या जो भी हो, तो हैम रेडियो ऑपरेटर्स ऐसी जगह पे जाते हैं और अपना स्टेशन पुटअप करते हैं और दूसरी जगहों से कम्युनिकेट करते हैं कि लोगों को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, क्या भिजवाना चाहिए, या तो रिलेटिव्स को अपने रिलेटिव्स का मैसेज देते हैं, कौन कहाँ है, फंसा हुआ है या बच गए हैं, वॉट एवर। अच्छा, सो इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम एक अपनी आर्मी की एक एक्सपीडिशन गई थी साउथ ईस्ट एशिया, इट वाज अ पीस एक्सपीडिशन, और वो लोग करीब 4 महीने देवर एट सी। तो हमने वी बिकेम फ्रेंड्स, उनको हमारे बारे में मालूम पड़ा और उन्होंने हमको अप्रोच किया कि हमको आपकी कम्युनिकेशन की जरूरत रहेगी। तो हम 4 फ्रेंड्स वी मेड अ ग्रुप और हम लोग रोज सुबह और शाम को उनके साथ बात करते थे, उनके मैसेजेस उनकी फैमिली को भिजवाते थे, उनको क्लाइमेट वेदर कैसा रहेगा, वो जहाँ पर है वहाँ वेदर देख के वेदर बताते थे उनको, बिकॉज उनके पास इतना इक्विपमेंट या कुछ नहीं था कि उनको मालूम पड़े। और जो भी उनके, और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी, बिकॉज आदमी अगर 4 महीना एट सी है तो उनको लगना चाहिए कि हम लैंड से भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग उनसे बैठ के बात करते थे, गप्पे मारते थे 1-1 घंटा रोज सुबह और शाम। और वो लोग बोलते थे कि आर्मी वालों को भी हमने ये सब दिया हुआ है, वो कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन आप लोग जरूर रहते हैं दिन में 2 टाइम, और हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे मिल जाती है, या तो हमारी फैमिली को हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस तरह से हमने 4 महीना उनके साथ कम्युनिकेट किया। It was a peace expedition on a ship called Trishna. okay. So that was a very nice experience in this ham radio hobby. देखा दोस्तों कितना यूनिक शौक है मैम का, और वैसे इन्हें रीडिंग का भी शौक है और गाने भी ये सुनने का शौक रखती है। तो मैम अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करिए कुछ। पर्सनल लाइफ शुरू से अच्छी रही है। जैसे मैंने बताया, आई एम ब्लेस्ड विथ वेरी गुड पीपल अराउंड मी। वो एक सबसे अच्छी ब्लेसिंग है गॉड की ओर से। भगवान ने इतनी कृपा की है कि मुझे हमेशा से अच्छे लोग मिले। पेरेंट्स थे, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, बहुत सपोर्टिव है, और भाई बहन भी अच्छे, सबने मुझे सपोर्ट किया। मैं फैमिली में सबसे छोटी थी, सो सबसे प्यारी थी सबको। डिसेबिलिटी कभी बीच में नहीं आई। उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि शी इज गुड फॉर नथिंग। हमेशा मेरा ओपिनियन काउंट हुआ, मुझे सब बातों में इन्वॉल्व किया गया, और सो इस तरह से फैमिली का सपोर्ट तो शुरू से ही था। फिर जैसे मैंने बताया, स्कूल के बारे में फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी मिली। वो लोग मुझे सब जगह लेके जाते थे, मूवीज दिखाने लेके जाते थे, पिकनिक्स पे लेके जाते थे। और थोड़ा कुछ बताओ तो पिकनिक्स पे जब भी जाते थे और कहीं कुछ छोटी हिलॉक है या कुछ उनको लगा कि ये नहीं जा पाएगी, तो मुझे बोलेगी तू यहाँ खड़ी रहे, हम देख के आते हैं तू जा सकती है कि नहीं। और वो लोग पहले चढ़ेंगे और फिर बोलेंगे हाँ ठीक है चल हम लेके जाते हैं। सो दे हैव मेड मी डू एवरीथिंग व्हाट अ नॉर्मल पर्सन वुड डू। एंड इस तरह से कभी वो खला नहीं कि मैं ये नहीं कर पाती हूँ,
मूवीज में भी देख लेके जाते थे तो डिस्क्राइब करते थे या व्हाटएवर, घर छोड़ के जाते थे, पिकनिक्स पे या ट्रिप्स पे लेके जाते थे तो मम्मी डैडी को आके बोलते थे कि आप यही सोचिए कि आपकी बेटी आपके पास है, हम उसको बराबर संभालेंगे, और रियली संभालते थे। मुझे मेरा टूथब्रश पे पेस्ट भी लगा के देते थे। आई नेवर न्यू वेयर माई बैग वॉज, व्हाट थिंग्स वर इन देयर, दे यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग। टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, वो मुझे बराबर से सिखाते थे और खिड़की के बाजू में बिठाते थे। जब भी एग्जाम्स है तभी पेपर पढ़ के सुनाते थे। माय पेपर्स यूज्ड टू बी वेरी अनटाइडी, एक लाइन दूसरी लाइन में रन होती थी तो उन्होंने बराबर से करेक्ट किया। मुझे राइट डिसीजन लेने में हेल्प किया। मैं हमेशा से बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मुझे तो काफी देर में समझ आई, लेकिन उनको पता था कि ये कभी ये नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे 8th स्टैंडर्ड में जब भी मुझे हायर मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री लेना था, उन्होंने मुझे डिस्करेज किया, समझाया। तभी मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन आज समझ में आता है कि उन्होंने जो किया सही किया। उन्होंने बोला नहीं, तुम हायर मैथ्स नहीं लोगी, तुम एलिमेंट्री मैथ्स ही लोगी और तुम बायोलॉजी और फिजियोलॉजी लोगी। Because they knew कि why should they strain my eyesight so much, you know? थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन on the whole people have been very good to me. On the whole people, no complaints. अभी मेरे husband है, he is also very very supportive. और मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स है वो जब भी हम लोग साथ में होते हैं और जिस तरह से मेरे हस्बैंड में मुझे सब डिस्क्राइब करके सुनाते हैं, हम घूमने जाते हैं या तो कहीं बाहर जाते हैं और जो देखने लायक चीज होती है और जिस तरह से वो मुझे सब छू के दिखाते हैं या डिस्क्राइब करके दिखाते हैं। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, वो बोलती है तुझे आंखों की जरूरत ही नहीं है। और हस्बैंड की फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, दोनों बेटियां है, दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। सबसे बड़ी बात है कि दे एक्सेप्टेड मी, विच इज अ बिग थिंग, एंड everyone is good to me, and his family, his extended family also has accepted me very well. So इस तरह से मैं always बोलती हूँ कि yes, Almighty has blessed me with good memory, intelligence, but the best blessing He has given me is all good people around me. जी, तो मैम बैंकिंग के अलावा, अपने जॉब के अलावा, मैं ये जानना चाहूंगी कि सोशल वर्क में या सोशल एक्टिविटीज में भी आपने काफी कुछ काम किया है, जगह जगह सेमिनार्स किए हैं, तो उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। वेल, वर्क के साथ बहुत तो नहीं कर पाए, लेकिन you have to work towards the cause which is so dear to your heart. So हमेशा से मैं पहले तो ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, करीब हमने आई थिंक 84 या 85 में शुरू किया था। मैं तो बाद में जुड़ी, आई एम नॉट अ फाउंडर मेंबर, बट बाद में जुड़ी। लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहाँ ओनली ग्रेजुएट्स आर, I won't say member, but are office bearers or are managing and have voting rights. Associate members भी है हमारे, who are not blind and who are not graduates, but only graduate blinds are the real members, and they can contest elections and ये अपना contest elections and vote. Two things. Okay. उन्होंने भी काफी सारा, हम लोग काफी सारा करते थे। we felt के visually impaired बहुत पढ़ नहीं पाते, या तभी तो print was a problem और इंटरनेट था नहीं। we are talking of 85 and 80s, तभी इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, पढ़ने का प्रॉब्लम था। तो हम लोग क्या करते थे कि कुछ एक न एक टॉपिक लेके, जो जानकारी हासिल करने लायक है, वो टॉपिक लेके किसी स्पीकर को बुलाते थे, और एवरी थर्ड सैटरडे वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम। फिर हमने एक वॉक टू विन किया, जहां हम पूना से बंबई तक चल के आए फॉर 7 days। वी यूज्ड टू वॉक फ्रॉम डॉन टू डस्क, और बीच बीच में जो भी गांव आए, इट वाज बेसिकली फॉर सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग
विजुअल इम्पेयरमेंट। तो हम जो भी गांव आए उसमें ये एग्जीबिशंस करते थे, स्ट्रीट प्लेस करते थे, पेरेंट्स को समझाते थे, एड्स एंड अप्लायंसेस दिखाते थे कि क्या, और वहाँ जो ब्लाइंड बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको बताते थे कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, उनको पढ़ाइए, उनको घर में मत बिठाइए। ऐसे करके हमने वो एक सोशल अवेयरनेस किया। फिर मैं थोड़ी जुड़ी NAB के साथ, और उनकी जो वुमेन्स कमिटी थी, उसका काफी बड़ा नाम था, कमिटी ऑन द एडवांसमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ ब्लाइंड विमेन। उसमें मैंने बहुत सारा काम किया। हम लोग लीडरशिप प्रोग्राम्स करते थे। एक इंस्टीट्यूट है लेस्ली सोनी इंस्टीट्यूट, जिनका वो पूरा इंस्टीट्यूट देवलाली नासिक के नजदीक में है। वहाँ हम लीडरशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे। और अपना SNDT यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मैंने लाइफ स्किल डेवलपमेंट्स का प्रोग्राम किया। फिर हम लोग ब्लाइंड लेडीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे कि जिनके हस्बैंड नहीं रहे या तो जिनका जॉब निकल गया, उनको थोड़ा कुछ बिजनेस शुरू करना है तो उनको सीड कैपिटल चाहिए। वो थोड़ा ज्यादा तो नहीं दे पाते थे, लेकिन जो भी हमारे बस में है वो 2-3 हजार से एटलीस्ट काम तो शुरू करें। और जिनकी नई शादी होती थी उनको घर की बर्तन या तो कुछ एक कॉट या जो भी हम दे पाते थे, नई शादी हुई जो लड़की की उसको देते थे। वो हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम था। फिर हमने एक बुक पब्लिश किया। वी हैव कम आउट विद अ बुक कॉल्ड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, और उसमें 25 लेडीज की स्टोरीज है विजुअली इम्पेयर्ड, जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है और अच्छे एग्जाम्पल्स है। अच्छा, तो उसका पब्लिश, आई वाज द कोऑर्डिनेटर फॉर द होल पब्लिशिंग, एंड पूरा मैंने कोऑर्डिनेट किया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फिर अभी मैं विभिवा से जुड़ी हूँ। राइट नाउ आई एम द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऑफ कोर्स सुपर एन्यूएशन के बाद आई मे बिकम एन ऑनररी मेंबर, बट फिलहाल तो हूँ। और एक टेलीफोन ऑपरेटर थे, तभी ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम में बहुत सारा काम किया क्योंकि बहुत सारा टाइम मिलता था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी और पोजीशन बढ़ा, तभी यू कैन नॉट लीव अर्ली, एंड बाहर का काम करना थोड़ा मुश्किल होते जा गया। छुट्टी लेके जो कर पाते थे या तो कभी कभी जल्दी निकल के कर पाते थे, वही कर सकते थे, क्योंकि एक पोजीशन पहुंचने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है कि आपके ऊपर वाले आपको परमिशन भी दे कि हाँ भाई आप जाओ, लेकिन काम नहीं हुआ तो छोड़ के कैसे जाए। जी जी। तो जितना बन पड़ा उतना तो किया है। आगे भी सोच रही हूँ कि अभी जब भी पूरा निवृत्त हो जाएंगे तो सोचा है कि एटलीस्ट वीक में 2 या 3 दिन कुछ भी वॉलंटरी वर्क करूंगी। जी जी। तो अंत में कोई मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए? लिसनर्स को यही कि प्रॉब्लम्स है, और सोसाइटी भी जितनी सोच सोसाइटी की बदलनी चाहिए उतनी नहीं बदली अभी भी। वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, बट इसकी वजह से हमको डिसहार्टन नहीं होना है, और हमको जो करना है हमको करते रहना है। झगड़ा नहीं करना है, लेकिन लोगों को थोड़ा समझा के, थोड़ा मना के काम कर लेना है। जब भी हम एग्रेसिव होते हैं तो लोग हमको सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन जब भी अच्छे से बोल के उनको समझा के बोलते हैं तो थोड़ा भी उनको लगता है कि हाँ भाई देयर इज समथिंग। लोग मानने को तैयार नहीं है हमारी क्या एबिलिटीज है, लेकिन हमेशा पहला कदम आपको उठाना है और फिर लोग आपके साथ साथ चलेंगे। और you have to say that yes, I can do this or I can do that, and आपको मेहनत करके वो करना है। और
दूसरा ये कि जो वर्स्ट है वो अगर उसके लिए आप प्रिपेयर्ड है, जो सब मीन्स जो आपको नहीं अच्छा लगेगा उसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड है तो फिर आप कुछ भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप इतना टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई, हमको इतना टाइम दिया, अपनी लाइफ के बारे में बताया, तो थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपकी बातों से। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू एवरीवन।